दोस्तों, एक कदम इंसाफ की ओर में मास्टर मोहम्मद तौकीर की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे समस्याओं का अपने हित में राजनीतिकरण करके सत्ता में बने रहने और सत्ता की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। किस तरह सत्ता के लालच की राजनीति के चलते समस्याओं को विकराल रूप धारण करने दिया जाता है, लोगों को मरने दिया जाता है और हज़ारों लाखों करोड़ की संपत्ति को बर्बाद होने दिया जाता है, और किस तरह समस्याओं को धर्म की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति में बदल दिया जाता है, और किस तरह पब्लिक का ध्यान मेन मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोज़गारी, गिरती अर्थव्यवस्था और सिस्टम की लापरवाही या अनदेखी की वजह से होने वाली परेशानियों से हटा दिया जाता है और अपने राजनीतिक हित साधे जाते हैं। दोस्तों, देश में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे लोकसभा चुनाव 2024 को भी एक कारण माना जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 8-9 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और इसमें कामयाबी के लिए पब्लिक को मुख्तलिफ मुद्दों में उलझाकर तरह तरह की तस्वीरें पेश करके एक दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाकर पब्लिक को गुमराह करके और ख़ुद को जनहितैषी साबित करके चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश की जाएगी, चाहे इसके लिए कितना भी नीचे गिरना पड़े, मगर हमें तो इलेक्शन जीतना ही है। दोस्तों, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पब्लिक की परेशानियां, उनके मसाइल तकरीबन जस के तस बने रहते हैं। इसलिए पब्लिक को सियासतदानों की चालों से होशियार रहकर बचने की ज़रूरत है ताकि मुआशरे में भाईचारा कायम रहे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि 3 मई से मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की हुई है? क्या इसे रोका नहीं जा सकता? क्या हिंदुस्तान के पास पुलिस फोर्स या दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह की कमी है जो हिंसा भड़काने वाले दंगाइयों को काबू में ना कर सकें? दोस्तों, जवाब यह है कि फोर्सेस की कमी तो नहीं है, लेकिन शायद राजनीतिक इच्छा की कमी है, जिसके चलते मणिपुर की आग बुझ नहीं रही है और हिंदुस्तानी आवाम को बार बार सवाल करते हुए देखा जा सकता है कि मणिपुर की ये आग कब बुझेगी। आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा, सीएम या पीएम, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? दोस्तों, महिलाओं के साथ जो क्रूरता और दरिंदगी मणिपुर में हुई, वैसी ही दरिंदगी और क्रूरता बंगाल में भी महिलाओं के साथ हुई। अब चूंकि मणिपुर में बीजेपी और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है और दोनों ही पार्टियां इस वक्त ध्रुव विरोधी हैं और 2024 के किले को फतेह करने के लिए बने एक दूसरे के विरोधी खेमे में भी हैं। ये अलग बात है कि कभी दोनों ही पार्टियां यानी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक साथ मिलकर या एक साथ बैठकर सत्ता की मलाई मज़े से खाई थी। लिहाजा मणिपुर के बाद बंगाल में हुई महिलाओं के साथ अमानवीय घटना को लेकर आवाम में ऐसी चर्चा है कि सियासी नुकसान को कम करने के लिए और अपोजिट तृणमूल कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिए कहीं इस घटना को करवाया तो नहीं गया है, ताकि ये कहने का मौका मिल सके कि बंगाल में भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अक्सर अपने गुनाह को कम करने के लिए ये कहती हुई पाई जाती हैं कि फ़ला वक्त में फ़ला पार्टी की हुकूमत में भी ऐसा हुआ था। सवाल ये है कि क्या दूसरे के गुनाह करने से ख़ुद को गुनाह करने की इजाज़त मिल जाती है? क्या दूसरे के गुनाह को दिखाकर ख़ुद के गुनाह से मुआफ़ी मिल जाती है? आखिर इंसानियत और इंसानियत की भलाई का ढोंग करने वाले ये नेता इस बात को कब समझेंगे और कब इससे बचेंगे? क्योंकि हुकूमतों की कारकर्दगी को आखिरकार आवाम को ही भुगतना पड़ता है। लिहाजा आवाम को भी चाहिए कि वो इन बातों को समझें और ख़ुद को इसमें उलझाकर अपना दोहरा नुकसान ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं बारिश और बाढ़ की। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आ रही है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन यानी ज़मीन का धंसना और बादल भी फट रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह राज्य बादल फटने, भूस्खलन, बारिश और बाढ़ जैसी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। पहली नज़र में तो ये मुसीबतें आसमानी या कुदरती दिखाई देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए भी हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे पहाड़ों, जंगलों को काटकर और नदियों, तालाबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके अंधाधुंध तामीर कराई जा रही है।
शहर बसाए जा रहे हैं, जिससे माहौलियात यानी पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा हो रही है, जिससे वक्त बेवक्त भारी बारिश, सख्त गर्मी और सख्त सर्दी पड़ रही है। सख्त गर्मी और सख्त सर्दी से नुकसान तो होता है, लेकिन भारी बारिश से गर्मी और सर्दी की बनिस्बत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि भारी बारिश से ही भूस्खलन होता है, बादल फटते हैं और बाढ़ आती है, जिससे तबाही मच जाती है। लिहाजा अवाम का भी फ़र्ज़ है कि वह पर्यावरण और माहौलियात को नुकसान पहुँचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं की खुलकर मुखालफत करें, क्योंकि इन परियोजनाओं से होने वाला विकास का फ़ायदा आवाम को इतना नहीं मिलता जितना कि माहौलियाती गड़बड़ी से आने वाली कुदरती आफात से आवाम को नुकसान होता है। और इन आफात के वक्त हुकूमत जो राहत पैकेज देती है वो इनडायरेक्टली आवाम का ही पैसा होता है। लिहाजा कुदरती आफात से जो तबाही होती है वो विकास को कई गुना पीछे धकेल देती है। इसलिए हुकूमतें जनता को ऐसा विकास न दें जिसका नतीजा विनाश ही विनाश हो। इसके अलावा दोस्तों, महंगाई आसमान छू रही है। टमाटर 200 रुपये किलो और अदरक 400 रुपये किलो तक बिक रहा है और गैस सिलेंडर 1150 रुपये तक का हो गया है। लेकिन इस तरफ बीजेपी हुकूमत का ध्यान नहीं है, बल्कि छद्म राजनीति के तहत वो देश की तबाही की फिक्र न करके विपक्षी दलों में सेंध लगाने में जुटी हुई है। दोस्तों, अब देखा जाए तो इस वक्त हिंदुस्तान में तबाही के 3 मुद्दे हैं, एक मणिपुर का, दूसरा बारिश और बाढ़ का और तीसरा महंगाई का। दोस्तों, जिस वक्त भी जो घटना होती है या जो भी काम होता है वो उस वक्त की हुकूमत के खाते में जाता है। अगर अच्छा काम है तो इस हुकूमत की कामयाबी मानी जाती है और बुरा काम है तो हुकूमत की नाकामी मानी जाती है। अब चूंकि सेंटर और मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत है तो ये नाकामी बीजेपी की मानी जाएगी और हुकूमत की नाकामी का असर इलेक्शन पर पड़ता है। लिहाजा बीजेपी हुकूमत इस नाकामी को छिपाने और आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके तहत बीजेपी ने धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति और झूठे विकास का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर मंदिर और मस्जिद की तरह तरह की खबरें आने लगी हैं। इस वक्त यानवाफी मस्जिद में ASI के ज़रिए सर्वे की खबरें प्रमुखता के साथ आ रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के मौजूदा मामले को साजिश के तहत अगस्त 2021 में बनारस की दीवानी अदालत में याचिका दाखिल कर शुरू किया गया था, ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते इस मुद्दे को भुनाने लायक बनाया जा सके। क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर तो अब वोट मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है और इसके सहारे बीजेपी बहुत सारे इलेक्शन जीत चुकी है। इसके अलावा रोहिंग्या मुसलमानों की भी खबरें आने लगी हैं। इधर RSS के लीडर भी सक्रिय होने लगे हैं। उनके देश के अलग अलग हिस्सों से बयान और तस्वीरें आने लगी हैं। भागवत जी कह रहे हैं, देश को एक सूत्र में पिरो सकते हैं मंदिर। सवाल ये है कि क्या मस्जिदें देश को एक सूत्र में नहीं पिरोती हैं? एक और बयान में भागवत जी कहते हैं कि हमारे मूल्य नहीं गिरे। सवाल यहाँ पर फिर ये है कि जिन लोगों ने मणिपुर और बंगाल में औरतों को नंगा करके घुमाया वो कौन थे और उनका मूल्य स्तर क्या है? मणिपुर की घटना को लेकर एक और संघ के लीडर का बयान आया है कि मणिपुर जैसी प्रत्येक घटना से संघ चिंतित है। इस मामले में संघ जो कर सकता है वो करेगा। सवाल ये है कि आखिर कब करेगा? संघ मणिपुर में नेट सर्विस शुरू कराए ताकि देश को हकीकत में पता चले कि वहाँ चल क्या रहा है और मोदी जी को भी विदेश से आने के बाद ना पूछना पड़े कि देश में क्या चल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हम और बताते हैं कि देश के लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है। आतंकी फंडिंग में उम्र कैद की सज़ा काट रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को बिना अनुमति के सुप्रीम कोर्ट में पेशी पर ले जाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हो गए थे। सवाल ये है कि आखिर ऐसे कैसा हो सकता है? इसमें किसी की साजिश है? क्या इसमें बीजेपी का कोई लीडर शामिल है? इसके अलावा बात बात में पाकिस्तान का राग नापने वाली बीजेपी और पाकिस्तान की दुर्दशा की मिसाल देने वाली बीजेपी इस बात को भी देखे कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार भारत से ज़्यादा सुरक्षित हैं।
अमेरिकी संस्था न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने यह दावा किया है। इसके अलावा दिल्ली में मस्जिद तकिया बब्बर शाह जो ITO के पास नई दिल्ली में है और दूसरी बंगला मार्केट वाली मस्जिद को हटाने के लिए उत्तर रेलवे ने नोटिस दिया है, जबकि लोगों का कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है और सैकड़ों साल पुरानी ये मस्जिदें हैं। इसके अलावा ध्यान भटकाने के लिए रोज़गार मेले लगाए जा रहे हैं और उसमें वज़ीर आज़म नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जो कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा के बराबर है। PM बता रहे हैं कि अब विशेषज्ञ भी कहने लगे हैं कि भारत कुछ ही वर्षों में शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा, जबकि हकीकत में अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। एक विशेषज्ञ के अनुसार भारत ने वर्ष 2004 से 2009 तक 5 वर्षों में 8.5% की और 2004 से 2014 यानी 10 साल तक 7.5% की औसत वृद्धि दर हासिल की थी। इसके विपरीत वर्ष 2014 से 2023 के बीच 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर 5.7% ही रही। यानी मोदी जी की 9 साल की हुकूमत में अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर उस UPA के दौर से भी तकरीबन 2% कम है, जिसको वो और पूरी BJP पानी पी पी कर कोसती रहती है। ये रिपोर्ट देने वाले विशेषज्ञ हैं P चिदम्बरम जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आवाम का ध्यान भटकाने के लिए मंदिर, मस्जिद और झूठे विकास का सहारा लिया जा रहा है। क्या 5.7% की औसत वृद्धि दर से भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा? 2024 का इलेक्शन करीब है। आवाम भी नेताओं की तरह अभी से सोचे, समझे और मुनासिब फैसला ले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में सच्चाई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।